हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम एसएससी का लाइव क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चैप्टर कवर करने वाले हैं कंजक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये एक न्यू चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एंड इसमें इस पूरे सेशन में हम सिर्फ एक ही नहीं बल्कि दो दो चैप्टर्स को यहाँ पर कवर करेंगे। एक तो हम यहाँ पर कंजक्शन कवर करेंगे एंड साथ ही साथ हम लोग कंजक्शन एंड कंडीशनल सेंटेंसेस को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस भी कंजक्शन का ही एक पार्ट है। कंडीशनल सेंटेंसेस में हम एक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम कंजक्शंस को समझेंगे, कंजक्शंस क्या होते हैं, और उसके साथ साथ हम कंडीशनल सेंटेंसेस को भी कवर करेंगे। दोनों ही चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। प्लस ये आपके लाइफ में भी, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। इन वर्ड्स का प्रयोग हम अपनी सेंटेंसेस में बार बार करते हैं, तो हमको इनके बारे में जानना जरूरी है कि इनको किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है। ओके और आज आप बहुत सारी ऐसी बातें जानेंगे कंजक्शन एंड कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड, जो आप अक्सर बोलने में गलतियां करते हैं। वो क्या है, वो भी आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये चैप्टर, ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लस एग्जाम्स में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो आज इस सेशन में हम सिर्फ कंजक्शन एंड कंडीशनल सेंटेंसेस की ना ही सिर्फ थ्योरी बल्कि इसके क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। Before I start, let me tell you, the images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and the owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iit.ac.in and we shall remove the images. Okay? चलिए, तो सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं कि आज के सेशन में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जितने भी कंसेप्ट्स हैं कंजक्शन के, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस कंजक्शन। तो सबसे पहले कंजक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे तो वो हमारे टाइप्स ऑफ कंजक्शंस हैं, वेरियस यूजेस ऑफ डिफरेंट कंजक्शंस हैं, वो सब कुछ आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद हम कंडीशनल सेंटेंसेस और यूज ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस को हम कवर करेंगे, रूल्स कवर करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कंजक्शन के साथ। तो सबसे पहले जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं वो चैप्टर है कंजक्शन। कंजक्शन के बाद हम कंडीशनल सेंटेंसेस कवर करेंगे और अंत में हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कंजक्शन के कंसेप्ट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कंजक्शन होता क्या है। देखिए, जैसा कि वर्ड ही आपको लग रहा है कंजंक्शन। ओके, अब इस वर्ड को अगर आप देखेंगे, जंक्शन है ना, जब मैं इस वर्ड को प्रोनाउंस करती हूँ तो ये वर्ड है कंजक्शन। बट जब हम इन वर्ड्स को ब्रेक करते हैं, कन अलग करते हैं, जंक्शन अलग करते हैं, ये जो वर्ड आता है जंक्शन, ये आपने कई बार सुना होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं जंक्शन, जंक्शन सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, हम रेलवे स्टेशन को भी जंक्शन के नाम से पुकारते हैं। हम लोग बोलते हैं रेलवे जंक्शन, है ना। अब वो जंक्शन क्यों कहलाता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं दो रूट्स को या दो सिटीज को आपस में ज्वाइन करता है ना। भाई एक ट्रेन, जब एक ट्रेन जो एक रेलवे स्टेशन होता है, वो कहीं ना कहीं दो स्टेशन से आने वाली ट्रेन या डिफरेंट स्टेशन से आने वाली ट्रेन को, डिफरेंट रूट से आने वाली ट्रेन के लिए एक रूट, एक लिंक को तैयार करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जंक्शन। दोस्तों, जंक्शन का मीनिंग होता है टू ऐड समथिंग। ओके, टू ऐड समथिंग। तो कभी भी अगर कोई एक ऐसा शब्द है या एक ऐसा क्लॉज है या फिर पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को आपस में जोड़े या ज्वाइन करे, सो दैट ज्वाइनिंग वर्ड इज नोन एज कंजक्शन। उसी जोड़ने वाले शब्द को हम लोग कंजक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, अ कंजक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स। अब ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट मतलब ज्वाइन करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को एंड सेंटेंसेस को। अब चाहे वो दो शब्दों को ज्वाइन करे, फॉर एग्जाम्पल बेयर एंड बनाना। ओके, मार्शा एंड द बेयर। सो ये दो जनों को आपस में ज्वाइन किया। ओके, दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन किया, कप एंड सॉसर, तो एंड यहाँ पर कंजक्शन हो जाएगा। फ्रेजेस को, कोई भी दो फ्रेजेस हो, जैसे ही इज एंड आई एम। ओके, क्लॉजेस को, फॉर एग्जाम्पल एज सुन एज द ट्रेन लीव्स
I will inform you. So okay, so as soon as the train departs, एक क्लॉज हो गया, I will inform you दूसरा क्लॉज हो गया, और इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया as soon as ने, तो वो एक कंजक्शन हो जाता है. एंड सेंटेंसेस, अब टू डिफरेंट सेंटेंसेस को जब हम आपस में ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल शी इज ब्यूटिफुल, शी इज इंटेलिजेंट, तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, शी इज ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट. ओके, सो दो डिफरेंट सेंटेंसेस को भी हम आपस में ज्वाइन कर सकते हैं. और जब भी कोई एक वर्ड या एक से अधिक शब्द दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, या दो से अधिक सेंटेंसेस को, या दो से अधिक वर्ड्स को, या दो से अधिक फ्रेजेस, दो से अधिक क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, उन शब्दों को हम लोग कंजक्शन के नाम से जानते हैं. A conjunction is a word that connects clauses, sentences or words within the same clause. Okay, एक same clause में उनको आपस में वो ऐड करेंगे, मतलब दो या तीन सेंटेंस मिलाकर एक ही सेंटेंस को फॉर्म करेंगे. They are essential for creating smooth and coherent sentences. ये इसलिए प्रयोग में लाए जाते हैं ताकि जो sentences है उनका एक smooth coherent मतलब एक सीक्वेंस बना रहे. ऐसा ना हो कि बहुत सारे sentences हैं और आप उनको बार बार लिख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई भी एक लेडी है, सपोज मुझे एक लेडी है रिया, और रिया के बारे में ही मुझे बहुत सारी बातें लिखनी है. दैट रिया इज वेरी ब्यूटिफुल, रिया इज वेरी इंटेलिजेंट, रिया इज वेरी रिच, रिया इज एन ऑनेस्ट पर्सन. तो ये इतने सारे सेंटेंसेस ना लिखकर मैं एक ही बार में लिख सकती हूँ, रिया इज वेरी इंटेलिजेंट, ब्यूटिफुल, ऑनेस्ट एंड वेरी रिच पर्सन. ओके, सो ये सारे एक कोहेरेंट एक सीक्वेंस बनाने के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस को एक साथ ज्वाइन कर सकती हूँ. As they help to establish relationships between different parts of a text. और ये जो पार्ट्स ऑफ अ टेक्स्ट, मतलब जैसे सपोज कीजिए ये पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है या पूरा एक पैराग्राफ है, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट, मतलब ए अलग हो गया, कंजक्शन अलग हो गया, इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, तो इन सबको एक लिंक देने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं. अब जैसे मुझे यहाँ पर लिखना था वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, तो मैंने बीच में एंड का प्रयोग किया कि ये इसको इन सब के साथ ज्वाइन करता है. तो ये कहीं ना कहीं कंजक्शन का ही काम करता है, ये जो वर्ड है एंड, ताकि मुझे एक अलग से, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, दे आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग स्मूथ सेंटेंसेस, और इसी को मैं दोबारा लिखती, दे आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग कोहेरेंट सेंटेंसेस. तो इसको दो बार ना लिखने की जगह मैंने क्या किया, मैंने लिखा दे आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग स्मूथ एंड कोहेरेंट सेंटेंसेस. तो सोचिए मेरा कितना काम बच गया, कितना स्पेस बच गया, और सुनने में भी अच्छा लग रहा है. बजाय इसके कि मैं इसे दो बार लिखती और फिर पढ़ती, तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता, थोड़ा सा लिखने में भी, सुनने में भी थोड़ा अजीब लगता, और शायद जो सामने वाला पर्सन है जब वो उसको सुनता तो उसका माइंड उसे इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता, शायद उसे पॉज लेना पड़ता समझने के लिए कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाहता है. ओके, अब देखिए हमारे पास कंजक्शंस दो तरह के होते हैं. बेसिकली हम उसे टू टाइप्स का कहते हैं. हालांकि कई बार आपने इसे थ्री मेन टाइप्स पे लिखा होगा, लेकिन हम इसे टू मेन टाइप्स बोलेंगे. इसका रीजन क्या है, देखिए देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कंजक्शंस. एक होता है सिंगल कंजक्शन, एक होता है कोरिलेटिव कंजक्शंस. कोरिलेटिव मतलब जो पेयर बनाते हैं, है ना, कि ये वर्ड इसी के साथ यूज हो सकता है, तो इसको हम पेयर कंजक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेयर कंजक्शन. ओके, अब देखिए अगर मैं बात करूं पेयर कंजक्शन की, तो पेयर कंजक्शन कोरिलेटिव कंजक्शन होता है, जबकि सिंगल कंजक्शन फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. तो सिंगल कंजक्शन को ही फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया. एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ओके, जबकि कोरिलेटिव कंजक्शंस पेयर कंजक्शन की तरह होते हैं, जहां पर देखिए सिंगल कंजक्शन का मतलब है यदि आपको सिर्फ एक ही वर्ड की रिक्वायरमेंट हो दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, तो हम उसको सिंगल कंजक्शन बोलेंगे. ओके, और ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग. अभी थोड़ी देर में समझेंगे इसका अर्थ क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग में क्या डिफरेंस होता है. मोरओवर कोरिलेटिव कंजक्शंस पेयर कंजक्शन होते हैं, मतलब जब हमें एक शब्द की नहीं बल्कि दो शब्दों की या फिर एक पेयर की जरूरत होती है, दो या दो से अधिक शब्दों को या सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए. तो अगर हमें एक ही शब्द की रिक्वायरमेंट है तो सिंगल कंजक्शन, एक से अधिक शब्दों की रिक्वायरमेंट है तो कोरिलेटिव कंजक्शंस. ओके, या फिर पेयर कंजक्शंस. और ये जो पेयर कंजक्शंस है ये प्री डिफाइंड है, मतलब ये जैसे हैं इनको एज इट इज यूज करना है, आप इनमें कभी कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते. यदि आइदर के साथ और यूज होना है तो आप आइदर के साथ और का ही प्रयोग करेंगे, कोई और वर्ड का उसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा.
अब ये कोरिलेटिव प्री डिफाइंड रहते हैं और कौन कौन से कंजक्शंस होते हैं इनको भी अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इलेबोरेट करेंगे सिंगल कंजक्शन को, क्योंकि सिंगल कंजक्शन फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों का क्या अर्थ होता है, इसको अब हम समझेंगे। ओके, तो चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोऑर्डिनेटिंग मतलब कोऑर्डिनेटिंग। ओके, आपने कोऑर्ड सुना होगा, कोऑर्ड मतलब जो दो दिखने में एक सा हो, एक पेयर बनाए और दोनों एक जैसे हो। मतलब जब दो ऐसे सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाए जो अपने आप में इक्वल है या कंप्लीट है, मतलब दो ऐसे सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जा रहा है जो अपने आप में कंप्लीट है। मतलब यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों लिखा है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इन दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन किया जा रहा है। मतलब इंडिविजुअली अगर हम इन दो सेंटेंसेस को देखें तो ये अपने आप में कंप्लीट होंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, coordinating conjunctions, these connect words, phrases और independent clauses of equal importance। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इसमें। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मतलब है जिनका कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं था, ये अपने आप में दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस थे। मेरे पास दो सेंटेंसेस थे, दोनों अपने आप में कंप्लीट थे और दोनों को मैंने इक्वली आपस में जोड़ दिया, दोनों इक्वल लेवल पर थे, मतलब दोनों एक दूसरे पे कहीं से कहीं तक लिंक नहीं कर रहे थे, दोनों सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट थे और ऐसे दो सेंटेंसेस को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। The most common coordinating conjunctions are, अब कौन से coordinating conjunctions होते हैं, जैसे मान लीजिए and, but, or, nor, for, so and yet। ये कुछ कंजक्शंस ऐसे होते हैं जो ऐसे सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था, जो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से शी इज ब्यूटिफुल, ओके, शी इज ब्यूटिफुल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ, अदरवाइज यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस, उसको अलग पढ़ेंगे। एक और सेंटेंस है शी इज इंटेलिजेंट। अब जरूरी तो नहीं है कि दोनों लड़कियां एक ही हो सकता है दोनों अलग अलग भी हो, या हो सकता है दोनों एक भी हो। फिलहाल हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वह सुंदर है और वह इंटेलिजेंट है। अब हमें नहीं पता वह दोनों एक ही है कि दोनों अलग अलग है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है, दूसरे में भी सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर है और ये दोनों सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस दोनों सेंटेंस को आपस में ज्वाइन किया और एक सेंटेंस बनाया, शी इज ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट। ओके, शी इज ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट। अब देखिए मैंने दोनों सेंटेंसेस को जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था आपस में इनको ज्वाइन कर दिया और एक सेंटेंस बना दिया। तो मैंने इस कंजक्शन को यूज किया जो कि है एंड, जो इन दो कंप्लीट सेंटेंसेस को आपस में फिर से ज्वाइन करके एक अलग सेंटेंस बनाती है जो कि पूरा कंप्लीट है। तो ये एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाता है जो ऐसे दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर रहा है जिसका एक दूसरे से वैसे कोई लेना देना नहीं था। ओके, She wanted to go to the park, ये एक सेंटेंस है। It started raining, ये अलग सेंटेंस है। अब इन दोनों को मैंने आपस में ज्वाइन किया बट से। She wanted to go to the park, but it started raining। अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस को जब मैंने बट से ज्वाइन किया तो इस सेंटेंस का कंसेप्ट ही अलग हो गया। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि वह पार्क में जाना तो चाहती थी लेकिन बारिश हो गई। ओके, अब देखिए दो सेंटेंसेस को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया बट से, तो बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जिन दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर रही है वो दोनों सेंटेंसेस भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस थे, उनको किसी की और की रिक्वायरमेंट नहीं थी। He could choose the red shirt or the blue one। अब वो रेड शर्ट को चूज कर सकता था या फिर ब्लू वन को, मतलब उसके पास दोनों की चॉइसेस है। अब मैं क्या लिख सकती हूँ, ही कुड चूज द रेड शर्ट, मैं ऐसे भी लिख सकती थी ही कुड चूज द ब्लू शर्ट। ओके, लेकिन इन दोनों को मैंने आपस में ज्वाइन करने के लिए और का प्रयोग किया और साथ में शर्ट को रिपीट ना करते हुए मैंने वन लिख दिया, जैसा कि हम नाउन को रिपीट ना करके प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ओके, सो कुछ भी इस तरह के कंजक्शंस जो दो ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं जो सेंटेंस अपने आप में इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वल लेवल के हैं और इक्वली कंप्लीट है।
ओके, सो ऐसे दो सेंटेंसेस को जब आपस में ज्वाइन किया जाए दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्योंकि वहां पर एक भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, दोनों क्लॉजेस अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई भी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे निर्भर नहीं कर रहा है, किसी भी कंडीशन को फॉर्म नहीं कर रहा है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को समझेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सिंगल कंजक्शन का एक पार्ट है, सिमिलरली सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी सिंगल कंजक्शन का ही एक पार्ट है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? अब देखिए यहाँ पर वर्ड ही लिखा हुआ है सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट वर्ड अगर आपने सुना हो तो सबऑर्डिनेट बोला जाता है जूनियर को, और जूनियर अक्सर अपने सीनियर्स पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, है ना। अब ये सेंटेंस, ये कंजक्शंस कौन सी होती हैं? दीज कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब यहाँ पर हमारे पास दो क्लॉजेस होंगे जिसमें एक क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर करेगा। मतलब ये जब ही हो सकता है जब ये होगा, मतलब इस एक्शन का होना इस एक्शन पर निर्भर करता है। मतलब यहाँ पर दो क्लॉजेस होंगे जिसमें एक सेंटेंस में जो सेंटेंस लिखा होगा, जो इंफॉर्मेशन दी गई होगी, वो कहीं ना कहीं दूसरे सेंटेंस, दूसरे क्लॉज के गिवन इंफॉर्मेशन पर डिपेंड होगी, निर्भर होगी। मतलब ये कंडीशन को फॉर्म करेंगे। ओके, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोला जाता है। They show the relationship between the two clauses such as the cause and effect। मतलब अगर एक cause होगा तो दूसरा उसका result होगा, एक अगर उसको करने के लिए मतलब वो करा जाएगा cause होगा तो दूसरा उसका result होगा या effect होगा, consequence होगा। Contrast और condition। Common subordinating conjunctions include because, although, if, since, unless, while, when। So ये सारे हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। और भी बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, कौन से होते हैं उनको हम आगे एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब देखिए, बिकॉज के बाद लिखा हुआ है इट वॉज रेनिंग, तो आई स्टेड एट होम, वाई सो? आई स्टेड होम क्यों? बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो मैं घर पर थी क्यों, इसका क्या कारण था? अगर मैं सिर्फ लिखती आई स्टेड होम बिकॉज तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट एंड दिस इज द कॉज। Although she was tired, she decided to go out for the movie। ओके, भले ही वह थकी हुई थी, लेकिन ये सेंटेंस तो कंप्लीट नहीं हुआ। शी डिसाइडेड टू गो टू द मूवी, फिर भी उसने डिसाइड किया मूवी जाना। अगर मैं आपसे कहूं as soon as she comes, ओके, as soon as she comes, अब ये तो एक सेंटेंस, एक क्लॉज हो गया, बट ये कंप्लीट तो नहीं हुआ भाई। जैसे ही वह आएगी, क्या ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है? नहीं। आई विल इन्फॉर्म यू, आई विल इन्फॉर्म यू। तो मेरा आपको इन्फॉर्म करना किस बात पे निर्भर करता है? उसके आने पर। ओके, जब वह आएगी। सो आई विल इन्फॉर्म यू, मैं कब आपको इन्फॉर्म करूंगी? जैसे ही वह आएगी। अब एज सुन एज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो इसके वाला क्लॉज हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करता है कि जैसे ही वह आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके, तो एक डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब ये बात कब डिपेंड करती है, किस बात पे निर्भर करती है? उसके आने पर। ओके, सो ये डिपेंडेंट क्लॉज और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है। ओके, इसका अगर मैं सिर्फ आई विल इन्फॉर्म यू लिखती हूँ तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ओके, तो जब एक कंडीशन फॉर्म हो जाए, जब एक सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड हो जाए, उस केस में उस कंजक्शन को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन जब दो ऐसे सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन किया जाए जिनका अदरवाइज एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे कंजक्शन को हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के नाम से जानते हैं। एक और बात फ्रेंड्स, कभी भी जब हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, हम इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एससी बोलेंगे, तो एससी के जस्ट बाद वाले क्लॉज में याद रखिएगा हमेशा, एससी के जस्ट बाद वाले क्लॉज में, मतलब जहां पर सपोज एससी यहाँ लिखा है या बीच में लिखा है, ऐसा भी हो सकता है कि एससी आपका मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बीच में आ जाए और एक क्लॉज बाद में आए। तो जहां पर भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाला क्लॉज है, मतलब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इसमें हम कभी भी कोई मोडेल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें हम किसी भी मोडेल का प्रयोग नहीं करेंगे। मोडेल्स मतलब विल, शैल, वुड, शुड, शैल, शुड, इस तरह के किसी भी वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कोरिलेटिव कंजक्शंस पढ़ लेते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शंस, दीज वर्क इन पेयर्स टू कनेक्ट इक्वल एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस।
कॉमन पेयर्स इंक्लूड आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो एटसेट्रा। और भी होते हैं, वो हम सारे पढ़ेंगे। अब हम कोरिलेटिव कंजक्शंस को यहाँ पर पढ़ेंगे जब हमें पेयर्स की जरूरत पड़े वर्ड्स को या सेंटेंसेस को या एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए, तब उनको कोरिलेटिव कंजक्शंस बोला जाता है। ओके, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स न्यू द आंसर। तो ना ही तो बच्चों को ना ही टीचर को आंसर पता था। बोथ द केक एंड द कुकीज वर डिलीशियस। दोनों ही केक और डिलीशियस, सॉरी केक और कुकीज दोनों ही चीजें बहुत टेस्टी थी। डिलीशियस मतलब टेस्टी थी। ओके, सो देखिए यहाँ पर हमने बोथ वर्ड का यूज करा एंड के साथ, बोथ का पेयर यूज हो जाएगा एंड के साथ। नाइदर को यूज करा नॉर के साथ, तो नाइदर नॉर मिलकर एक पेयर बनाते हैं, बोथ और एंड मिलकर एक पेयर बनाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पेयर्स होते हैं। तो वो कौन कौन से पेयर्स होते हैं उनको अब हम यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर कुछ कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। कौन कौन सी हैं भाई, ये आपको याद करनी जरूरी है। लर्न देम, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। अगर वर्ड आता है बोथ या बिटवीन, दोनों में से कुछ भी आ जाए, या तो बोथ आ जाए या बिटवीन आ जाए, तो उसके साथ हम पेयर में सिर्फ और सिर्फ एंड का ही प्रयोग करेंगे। ओके, बोथ एंड, बिटवीन एंड। ओके, नॉट ओनली के साथ हम लोग बट ऑल्सो का ही प्रयोग करेंगे। नाइदर के साथ हम नॉर का ही प्रयोग करेंगे। आइदर के साथ और का प्रयोग होगा, जस्ट के साथ एज का, हार्डली के साथ वेन का, स्कार्सली के साथ वेन और बेयरली के साथ भी वेन का। ये तीनों अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सच के साथ हम दैट और एज दोनों का यूज कर सकते हैं। कब दैट यूज होगा, कब एज, वो हम जब अपने सेंटेंसेस को कवर करेंगे तब हम उसमें कवर करेंगे। रादर के साथ हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। एक और वर्ड होता है अदर, अदर के साथ भी हम लोग देन का ही प्रयोग करेंगे। नो सूनर के साथ देन यूज होता है THAN। अब ये याद रखिएगा, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नो सूनर के साथ हम पेयर में THAN वाला देन यूज करेंगे। याद रखिएगा, वो कभी कभी आपको घुमाने के लिए THEN वाला देन देता है, जो कि गलत है। हमको एक ही यूज करना है, नो सूनर देन। नो सूनर मतलब जैसे ही आपने कोई काम किया दूसरा काम एकदम साइमल्टेनियसली हो जाता है, तो THAN वाले देन का प्रयोग करते हैं, जो कि सिचुएशंस में कंपेयर करता है। ओके, वेदर के साथ हम लोग और का प्रयोग करते हैं। एज के साथ हम एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, साथ में हम सो के साथ भी एज का प्रयोग कर सकते हैं। एल्स के साथ बट का प्रयोग किया जाता है। सेल्डम के साथ या तो हम यूज करते हैं और, नेवर या फिर इफ एवर। सेल्डम एक नेगेटिव वर्ड है और सेल्डम के साथ या तो हम यूज करेंगे और, नेवर या फिर इफ एवर। ऐसे ही फ्रेंड्स, हार्डली, स्कार्सली और बेयरली, ये तीनों भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो इनके साथ हम पेयर में तो व्हेन यूज करते हैं, लेकिन सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स हैं। साथ ही साथ नो सूनर, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ पेयर में बस देन का प्रयोग होगा, बाकी इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। एल्स के साथ हम लोग बट का प्रयोग करते हैं। सेल्डम के साथ और, नेवर या फिर इफ एवर, दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक, दोनों एक साथ नहीं। हम कभी भी और, एवर या इफ नेवर नहीं कर दीजिएगा, या तो और, नेवर या फिर इफ एवर। ओके, सो के साथ आप एज और दैट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेस्ट के साथ यूज होता है शुड, और लेस्ट भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो लेस्ट के साथ भी हम नॉट का प्रयोग नहीं करते। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि। ओके, और अगर हमारे पास वर्ड आते हैं ऑल्दो या फिर दो, तो इनके साथ हम पेयर में यूज करते हैं येट। ओके, अब हमारे पास फ्रॉम आ जाता है, फ्रॉम के साथ हम टू का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे पेयर्स हैं, बट अननेसेसरी पेयर्स को हम नहीं बनाएंगे। जैसे अगर आ जाता है इफ, तो इफ के साथ हम कोई भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि इफ एक सिंगल कंजक्शन है, तो अननेसेसरी पेयर्स को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ यही पेयर्स हैं जो हमको याद रखने हैं। इनके अलावा एक दो पेयर और हो सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी पेयर्स हमको नहीं बनाने हैं। जो सिंगल कंजक्शंस होती हैं, जैसे इफ है, बिकॉज है, इनके साथ हम किसी भी वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई भी पेयर नहीं बनाएंगे। बहुत बार दोस्तों आपने सुना होगा इफ के साथ लोग देन का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि गलत है। इफ के साथ हमें किसी भी कंजक्शन का और प्रयोग नहीं करना है। इफ अपने आप में कंडीशनल वर्ड होता है। इसको भी अभी हम कंडीशनल सेंटेंसेस जब कवर करेंगे तब उसके साथ ही कवर करेंगे। ओके, चलिए, तो अब हम यहाँ पर कुछ पेयर्स को लर्न करना शुरू करते हैं। जैसे स्कार्सली, हार्डली और बेयरली को हम किस तरह से प्रयोग करेंगे। स्कार्सली, हार्डली, बेयरली आर पेयर्ड विद व्हेन। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि चाहे वो वर्ड हो स्कार्सली, हार्डली या फिर बेयरली, इनके साथ पेयर में हमेशा और हमेशा व्हेन का ही प्रयोग किया जाएगा।
ऑल्सो इफ द सेंटेंस बिगिंस विद एनी ऑफ दीज वर्ड्स, यदि सेंटेंस की शुरुआत इनमें से किसी भी शब्द से होती है, द रूल ऑफ इन्वर्जन शुड बी यूज्ड। उस केस में हमें रूल ऑफ इन्वर्जन को अप्लाई करना होगा। रूल ऑफ इन्वर्जन हमने एडवर्ब्स में डिस्कस किया है। इन्वर्जन का मतलब होता है जब हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, when we put helping verb prior to the subject। जब हम helping verb का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं तो उसको रूल ऑफ इन्वर्जन बोला जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हार्डली हैड आई स्लेप्ट देन द डोरबेल रैंग। अब देखिए सेंटेंस पे क्या एरर होगा वो देखते हैं। जैसे हमने वर्ड देखा हार्डली, हार्डली से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पर आया हैड और यहाँ पर आया आई, तो हैड एक हेल्पिंग वर्ब है जबकि आई एक सब्जेक्ट है, तो ये तो सीक्वेंस सही आ गया भाई, रूल ऑफ इन्वर्जन को यहाँ पर फॉलो किया गया है। दूसरी बात, हार्डली के साथ हम पेयर में क्या यूज करते हैं, व्हेन, जबकि यहाँ पर पेयर में क्या यूज हुआ है, देन, THEN देन, तो ये देन यहाँ पर गलत हो जाएगा और देन की जगह हमें क्या प्रयोग में लाना होगा, व्हेन लाना होगा। सो हार्डली हैड आई स्लेप्ट व्हेन द डोरबेल रैंग, कि मुश्किल से मैं सोई होंगी कि एकदम डोरबेल बज गई। ओके, अब देखिए व्यक्ति सिर्फ सोने के लिए लेटा ही होगा कि एकदम बेल बज गई, है ना। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। स्कार्सली ही हैड एंटर्ड द रूम व्हेन हिज फादर स्टार्टेड स्कोल्डिंग हिम। अब देखिए स्कार्सली के साथ व्हेन तो प्रयोग में लाया गया, लेकिन यहाँ पर रूल ऑफ इन्वर्जन को फॉलो नहीं किया गया, जो कि क्या है कि पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है फिर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ही हैड की जगह हो जाएगा हैड ही। So the correct sentence will be hardly had he entered the room when his father started scolding him। मुश्किल से वो अपने रूम में एंटर ही हुआ होगा कि उसके फादर ने उसको डांटना शुरू कर दिया। ओके, सो हार्डली हो या स्कार्सली हो या बेयरली हो, आपको तीनों में ही एक खास ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, रूल ऑफ इन्वर्जन होना चाहिए। दूसरी खास बात कि यहाँ पर पेयर में व्हेन का ही प्रयोग होगा, दैट इज WHEN, और किसी भी शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, सो आई होप कि ये यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं, यूज ऑफ ऑल्दो एंड दो। अब हम दो एंड ऑल्दो का यूज पढ़ेंगे। कभी भी हम ऑल्दो और दो को अगर यूज करते हैं, दे शुड बी पेयर्ड विद येट। ऑल्दो या दो के साथ हम पेयर में हमेशा सिर्फ और सिर्फ येट का प्रयोग करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप विदाउट येट भी सेंटेंस बना सकते हो, मतलब आप कुछ भी ना लगाओ आप सेंटेंस लिख सकते हो। ऑल्दो और दो से रिलेटेड वो सिंगल कंजक्शन की तरह भी बिहेव करते हैं, लेकिन कोई और वर्ड का साथ में प्रयोग नहीं करना है। हाँ, आप कॉमा लगा सकते हो, अगर आप येट को भी ना लगाना चाहो तो आप सिंपली यू कैन सिंपली पुट अ कॉमा ओवर देयर। Though she is intelligent, but she does not work hard। भले ही वह होशियार है लेकिन वो मेहनत नहीं करती। तो यहाँ पर बट आ रहा है, जबकि बट की जगह हमें यूज क्या करना है, येट का प्रयोग करना है। ओके, दो शी इज इंटेलिजेंट येट शी डज नॉट वर्क हार्ड। दो का मीनिंग होता है यद्यपि। ओके, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड बट शी मैनेज्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। सो अगेन यहाँ पर बट की जगह हम लोग येट का प्रयोग करेंगे। ओके, एंड द सेंटेंस विल बी although she was tired yet she managed to complete the project on time। ओके, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है यूजेस ऑफ नो सूनर। नो सूनर शुड बी पेयर्ड विद देन। सबसे पहली बात तो नो सूनर का पेयर हम देन के साथ बनाएंगे। ऑल्सो इफ द सेंटेंस बिगिन विद दिस वर्ड, जैसे हमने हार्डली स्कार्सली बेयरली में किया था, यदि सेंटेंस की शुरुआत इस शब्द से होती है तो हमें रूल ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करना होगा। रूल ऑफ इन्वर्जन शुड बी यूज्ड, और रूल ऑफ इन्वर्जन का मतलब होता है जब हम सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, मतलब सीक्वेंस होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। No sooner I took rest then the doorbell rang। अब ये देखिए सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबसे पहले तो I took की जगह हम लोग, I took past tense है तो past में हम लोग did का प्रयोग करते हैं, तो सेंटेंस बनेगा no sooner did I take rest then। अब THEN then की जगह हम लोग THAN then का प्रयोग करेंगे। याद रखना है आपको, THEN then जो होता है वो गलत हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा THAN then the doorbell rang। No sooner did he start writing when his pen ran out of ink। अब देखिए इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ये जो सेंटेंस है गलत हो जाएगा और करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा no sooner did he start writing then his pen ran out of ink। ओके, सो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये when लिखा हुआ था, when की जगह हम लोगों को पेयर में then का प्रयोग करना है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, यूज ऑफ नॉट ओनली। अब जब भी नॉट ओनली आता है तो नॉट ओनली का पेयर हम बट ऑल्सो के साथ बनाते हैं। नॉट ओनली ही हेल्प हर बट ड्रॉप्ड हर होम सेफली। अब इस सेंटेंस को देखिए कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा। ही
नॉट ओनली हेल्प हर बट ऑल्सो ड्रॉप्ड हर होम सेफली। दोस्तों नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना ही सिर्फ ये बल्कि ये भी। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर आइदर और, इन सब में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। जब भी ये तीनों केसेस आते हैं, चाहे वो नाइदर नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है या फिर आइदर और है, तो आपको ध्यान रखना है जहां पर दो चॉइसेस होंगी उनके साथ ही इन वर्ड्स का प्रयोग करना है। ओके अब यहाँ पर दो चॉइसेस है, कौन कौन सी? एक तो हेल्प करना, दूसरा ड्रॉप करना। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग इनसे तुरंत पहले होगा। सो ही नॉट ओनली हेल्प हर बट ऑल्सो ड्रॉप्ड हर होम सेफली। The bandits not only during their looting snatched valuables from the passengers but injured them also. अब इसको भी हम रेक्टिफाई कर लेते हैं। The correct sentence will be the bandits during their looting not only snatched। अब देखिए एक तो उन्होंने क्या किया, स्नैच किया, और दूसरा उन्होंने इंजर्ड किया। तो ये दो वर्ब हैं जिनसे पहले नॉट ओनली और बट ऑल्सो का प्रयोग किया जाएगा। सो नॉट ओनली स्नैच्ड valuables from the passengers but also injured them. In the scuffle, I lost not only my purse but also my gold chain। तो यहाँ पर दो चॉइसेस कौन कौन सी हैं? एक तो पर्स और एक गोल्ड चेन जो उन्होंने स्कफल की थी, मतलब सॉरी लॉस्ट, जो मैंने खो दी थी। तो आई लॉस्ट नॉट ओनली माई पर्स बट ऑल्सो माई गोल्ड चेन। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, यूज ऑफ लेस्ट। लेस्ट के साथ हमें पेयर में शुड का प्रयोग करना है। वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल, इसकी जगह हम लोग यूज करेंगे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। दोस्तों एक और बात, लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है ऐसा ना हो कि। तो पहली बात तो हमें विल की जगह शुड का प्रयोग करना है। दूसरा, ये लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, दैट इज वाई हमें इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड नॉट लूज। अब देखिए नॉट लिखा हुआ आ रहा है, नॉट गलत हो जाएगा, यहां से बस नॉट को रिमूव कर देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा रन फास्ट लेस्ट यू शुड लूज। ओके, तेज भागो ऐसा ना हो कि तुम लूज मतलब तुम हार जाओ। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यूज ऑफ बोथ। अब मैंने आपको पहले भी बताया है, यदि बोथ या बिटवीन में से कोई भी शब्द आता है तो उसके साथ पेयर में एंड का प्रयोग किया जाएगा। सो इट शुड बी पेयर्ड विद एंड। बोथ रोहन एज वेल एज सोहन आर कमिंग टू द पार्टी। अब बोथ का मतलब होता है दोनों। ओके और दो, सिर्फ दो के लिए ही बोथ का प्रयोग किया जाता है। तो दो प्लूरल है, तो बोथ रोहन एंड सोहन आर कमिंग टू द पार्टी। तो बोथ के साथ हम पेयर में एंड का प्रयोग करते हैं, ना कि एज वेल एज का। तो एज वेल एज यहाँ पर गलत हो जाता है। He is supposed to be a scholar as he has studied both in America and India. Okay, so ये सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाता है क्योंकि वो अमेरिका और इंडिया दोनों में ही पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं सो और एज का यूज। एज कैन बी पेयर्ड विद एज एंड सो विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस रिस्पेक्टिवली। मतलब जब भी हम बात करते हैं एज क्या पेयर एज के साथ, तो ये जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, ओके जहां पर पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं वहां यूज होता है, जबकि सो और एज का प्रयोग हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। ओके यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम यूज करेंगे सो एंड एज का, और पॉजिटिव हो तो यूज करेंगे एज एंड एज का। शी इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज हर। अब देखिए एज का और एज का प्रयोग, एज और एज पेयर का प्रयोग हम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव में भी कर सकते हैं, जबकि सो और एज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में यूज होगा, पॉजिटिव में यूज नहीं होगा। ओके, शी इज सो इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सो और एज का प्रयोग किया गया जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में यूज होता है। तो यहाँ पर सो को हटाकर हम लोग एज का प्रयोग करेंगे, शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर। शी इज नॉट सो क्लेवर एज हर ब्रदर, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाता है, नॉट सो क्लेवर एज हर ब्रदर। मतलब हम सो और एज का प्रयोग नेगेटिव में भी कर सकते हैं एज वेल एज पॉजिटिव में भी, लेकिन सॉरी एज और एज का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, नेगेटिव में भी, जबकि सो और एज का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में करेंगे, पॉजिटिव में नहीं करेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, सेल्डम और एल्स का यूज। अब सेल्डम का हमें पता है, देखिए सेल्डम शुड बी पेयर्ड विद और नेवर इफ एवर, जबकि एल्स शुड बी पेयर्ड विद बट। ओके एल्स का जो पेयर है वो हम बट के साथ बनाएंगे, जबकि सेल्डम को हम पेयर करते हैं और नेवर या फिर इफ एवर के साथ। जैसे यहाँ पर लिखा है सेल्डम इफ नेवर हैज शी बीटन हिम। अब मैंने आपको बताया कि सेल्डम का पेयर होगा या तो और नेवर के साथ या इफ एवर। इफ नेवर का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है, और जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्डम इफ एवर हैज शी बीटन हिम। ओके और फिर से वही, क्योंकि सेल्डम से शुरुआत हो रही है तो फिर से वही रहेगा कि आप पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे फिर मेन वर्ब को, सॉरी हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे फिर सब्जेक्ट को, मतलब रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो होगा। शी हैड नो चॉइस बट टू अपोलोजाइज।
Okay, so she had no choice but to apologize. There is nothing else but to accept the offer. So else के साथ हम लोग but का प्रयोग करते हैं. Okay, अब आ जाता है यूजेस ऑफ सच. अब देखिए सच के साथ हम लोग एज और दैट दोनों का ही प्रयोग करते हैं. मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि सच के साथ हम एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, दैट का भी. डिफरेंस क्या होता है? यदि हम सच एज का प्रयोग करते हैं तो ये एग्जाम्पल्स को शो करता है, इंट्रोड्यूसेस स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स और इंस्टेंसेस रिलेटेड टू द ब्रॉडर कैटेगरी. यदि हम कुछ एग्जाम्पल्स को दिखाना चाहें तो हम सच एज का प्रयोग करते हैं. सच दैट इम्पैक्ट को दिखाता है कि कितना असर हुआ. ओके, किसी चीज का असर किसी दूसरी चीज पर क्या हुआ, क्या रिजल्ट, क्या आउटकम निकला, क्या कॉन्सिक्वेंस रहा, वो दिखाने के लिए, उसके लिए हम लोग सच दैट का प्रयोग करते हैं. डिस्क्राइब्स अ रिजल्ट और आउटकम एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रीसीडिंग सिचुएशन. मतलब किसी सिचुएशन का किसी दूसरे किसी किसी व्यक्ति पर या किसी बात पर भी क्या असर हुआ, तो उस सिचुएशन और असर को शो करने के लिए हम लोग सच दैट का प्रयोग करते हैं. जैसे हम कहें कि उसने इतने गुस्से में देखा कि वह रोने लगी, तो ये उसके देखने का इफेक्ट क्या हुआ दूसरे पे कि दूसरा पर्सन रोने लगा. तो ये इंटेंसिटी ऑफ द इम्पैक्ट है, उसके लिए हम लोग सच दैट का प्रयोग करेंगे. सच एज जो किसी एग्जाम्पल को दिखाते हैं. जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भाई वाटर में रहने वाले एनिमल्स को एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है, जैसे कि फिश, ब्लू व्हेल, ऑक्टोपस. तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं. तो वो एग्जाम्पल्स को जो शो करेंगे उसमें हम सच एज का प्रयोग करेंगे, जबकि असर को शो करेंगे तो सच दैट का प्रयोग करेंगे. ओके, the storm was severe, such that it caused power outages throughout the city. जो storm था वो इतना ज्यादा सीवियर था, इतना ज्यादा खतरनाक था, इतना ज्यादा सीवियर था कि उसने पूरे थ्रू आउट द सिटी सब में पावर कट कर दिया. ओके, आई एंजॉयड आउटडोर एक्टिविटीज सच एज हाइकिंग, बाइकिंग एंड कैंपिंग. सो मुझे आउटडोर एक्टिविटीज पसंद है, जैसे कि हाइकिंग हो, बाइकिंग हो या कैंपिंग हो. अब देखिए सच एज एग्जाम्पल्स को शो कर रहा है, जैसे कि हाइकिंग हो, बाइकिंग हो और कैंपिंग हो. He is not a good orator as we expected. वह इतना अच्छा ओरेटर, ओरेटर मतलब वक्ता, स्पीच जो देता हो, वह इतना अच्छा ओरेटर नहीं है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था. मतलब जैसा हम सोच रहे थे ऐसा नहीं है. Her behavior was such that everyone felt hurt. उसका बिहेवियर इतना बुरा था कि हर कोई दुखी हो गया. ओके, सो दैट, तो असर जहां पर शो होता है वहां दैट यूज करते हैं, जहां पर एग्जाम्पल्स को शो करते हैं, उदाहरण को शो करते हैं, वहां पर हम सच एज का प्रयोग करते हैं. उसके बाद आ जाता है डाउट एंड डाउटफुल. ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. यदि एक सेंटेंस में वर्ड आ जाए डाउट या फिर डाउटफुल, तो आपको चेक करना है. सपोज कीजिए वर्ड है डाउट या फिर वर्ड है डाउटफुल, दोनों में से कोई भी शब्द हो सकता है. ओके, या तो डाउट या फिर डाउटफुल. अब दोनों में से कोई भी सेंटेंस हो, या तो सेंटेंस होगा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव. ओके, या तो वो सेंटेंस होगा नेगेटिव या इंटरोगेटिव. ओके, अब यदि हम बात करें अफर्मेटिव की, तो इसकी एक कैटेगरी ले लेते हैं, नेगेटिव एक अलग कैटेगरी ले लेते हैं. अफर्मेटिव है तो हम इसके साथ पेयर में यूज करेंगे इफ और वेदर, या ऐसा कह लीजिए कि हम इनका ही प्रयोग करेंगे. जबकि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे. ठीक है. If the sentence is affirmative, doubt and doubtful should be paired with if or whether, and if the sentence is negative, doubt and doubtful should be paired with that. I doubt if he will come to the party. So यहाँ पर sentence positive है तो क्या आ गया if. It is doubtful if they will meet the deadline. It is doubtful whether the new policy will be effective. It is not doubtful. अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया that he will accept the offer. So इसलिए हमने यहाँ पर that का प्रयोग किया. I don't doubt that she will be able to handle the challenges. Okay, don't doubt ये भी एक नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो यहाँ पर भी हम लोग that का प्रयोग करेंगे. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर. अब आ जाते हैं यूज ऑफ अदर और रादर. अदर और रादर दोनों के ही साथ हम लोग देन का प्रयोग करते हैं. अगेन THAN देन का. India has no other claim in this race of development but her quality of human resources. So यहाँ पर but की जगह हम लोग then का प्रयोग करेंगे, THAN then. Okay, I would rather have the pen but the car. So I would rather have the pen than the car. Okay, मैं चूज करूंगी पेन को कार की अपेक्षा. Okay, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर. देखिए द वर्ड रीजन इज नॉट फॉलोड बाय बिकॉज ऑफ और ड्यू टू, बट बाय दैट. यदि एक सेंटेंस में एक शब्द लिखा हो रीजन, और ये रीजन वर्ड एज इट इज लिखा हो, तो ना ही तो हम उसमें बिकॉज का प्रयोग करते हैं, ना बिकॉज ऑफ का, ना ड्यू टू का, ना बट का, बट उसमें हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं.
The reason why I came late was due to I was not well. So ये यहाँ पर due to का प्रयोग नहीं होगा, सीधे सीधे आपको that का प्रयोग करना है. The reason why I came late was that I was not well. So ऊपर वाला sentence गलत हो जाएगा, नीचे वाला सही हो जाता है. The reason why he spoke so rudely is because he is emotionally disturbed today. So इसकी जगह जो sentence correct होगा because हट जाएगा. The reason why he spoke so rudely is that he is emotionally disturbed today. ओके कि वो क्यों इतनी इमोशनली इतनी रूडली बोली, क्योंकि वो इमोशनली मतलब उसके जज्बात वो बहुत जज्बाती थी, डिस्टर्ब हो रही थी, आज बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब थी. ओके अब देखिए बिकॉज और बिकॉज ऑफ में क्या डिफरेंस होता है. दोनों ही कारण बताते हैं, बट डिफरेंस क्या है, बिकॉज के बाद हम पूरी स्टेटमेंट को लिखते हैं जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब आता है, जबकि बिकॉज ऑफ में हम नाउन या नाउन फ्रेज का प्रयोग करते हैं. Because is used to introduce a subordinate clause that explains the reason for something. It is followed by a subject or a verb. And a verb because of is used to introduce a noun or pronoun, noun or a noun phrase that indicates the reason for something. It is followed by a noun or noun phrase. एग्जाम्पल्स, शी वॉज लेट बिकॉज शी मिस द बस. अब देखिए जैसे हमने बिकॉज लिखा, उसके आगे लिखा शी मिस द बस, पूरी स्टेटमेंट. द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द हैवी रेन. अब मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हैवी रेन लिखा, बात खत्म. मतलब अगर मैं नाउन या नाउन फ्रेज का प्रयोग करूंगी तो बिकॉज ऑफ आएगा, और अगर मैं पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन लिखती हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, सो वो पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाता है, तो हम बिकॉज का प्रयोग करेंगे. बिकॉज के बाद पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, बिकॉज ऑफ के बाद सिर्फ एक शब्द में बात खत्म करनी है. नेक्स्ट पर आ जाते हैं यूज ऑफ एज और सिंस. एज और सिंस को भी हम लोग बिकॉज की तरह से ही प्रयोग में ला सकते हैं टू एक्सप्रेस रीजन. एज ही वॉज एब्सेंट आई प्रोवाइडेड हिम विद द नोट्स. Since he performed well, he was awarded with a prize. क्योंकि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उसको एक अवार्ड दिया गया. ओके as he was absent, क्योंकि वो absent था, I provided him with notes. Okay, मैंने उसको नोट्स दे दिए. अब हम unless, until और till का प्रयोग करते हैं. until, unless और till में आपको यही याद रखना है कि unless situation bounded है, जबकि until time bounded है. टिल और अंटिल दोनों एक जैसे होते हैं, हालांकि टिल से हम सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते, सिर्फ ये उनमें डिफरेंस होता है. दूसरा, ये टिल पॉजिटिव वर्ड है, अंटिल अनलेस नेगेटिव वर्ड है, और तीनों ही केस में नॉट वर्ड का साथ में प्रयोग नहीं किया जाएगा, या किसी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग साथ में नहीं किया जाएगा. Until, unless, and till are also used to describe are all used to describe time or conditions, but they have distinct uses and nuances. Until is used to indicate the point in time up to which something happens or continues. जब तक कोई भी एक चीज लगातार चलती रहती है एक particular point तक. It is used with a specific time or event to show that an action or state persists up to that point. Okay, she worked on the project until midnight. उसने देर रात्रि तक अपना प्रोजेक्ट फिनिश किया. द सेंटेंस मीन्स दैट शी वर्कड up to and including midnight. The store is open until 9 p.m. It means 9 बजे तक store open रहा. This indicates that the store will remain open up to 9 p.m. Unless is used to introduce a condition that must be met for something to happen or to indicate an expectation or exception. Okay, और इंडिकेट एन एक्सेप्शन. अनलेस का प्रयोग हम एक सिचुएशन के लिए करते हैं. इट इज ऑफन यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस टू मीन इफ नॉट. वी वोंट गो टू द बीच अनलेस द वेदर इम्प्रूव्स. हम बीच पर नहीं जाएंगे जब तक कि वेदर इम्प्रूव नहीं हो जाता, जब तक कि वेदर यानी कि मौसम सही नहीं हो जाता. अब दोस्तों एक बात का याद रखिएगा, यदि हम बात करते हैं अनलेस की, तो अनलेस एक ऐसी कंडीशन को लेकर आता है जो कि हमारे हाथ में नहीं है, टाइम पर डिपेंड नहीं करती. अब अनलेस द वेदर इम्प्रूव्स, इसका कोई भी टाइम नहीं है, ये कभी भी हो सकता है. यू शुड कॉल मी अनलेस यू हैव ऑलरेडी मेड अदर प्लान्स. ओके, दिस सजेस्ट दैट कॉलिंग इज रिक्वायर्ड अनलेस देयर आर ऑल्टरनेटिव प्लान्स. Now, till is more informal or less formal alternative to until. It has the same meaning and can be used interchangeably with until in most contexts. It is used to refer to the time up to a certain point or event. दोनों until और till दोनों ही सेम कंडीशन में सेम सेंटेंस में प्रयोग किए जा सकते हैं, मतलब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट बनकर. लेकिन बस इतना सा डिफरेंस होता है कि till से जनरली हम सेंटेंस की शुरुआत नहीं करते, until से करते हैं. I will stay here till you return. We have to wait till the end of the show. Okay.
So till मतलब तक. ओके, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं. अब ये तीनों की एक बार समरी देख लेते हैं. Used to, until used to specify the time up to which an action or state continues. She will wait until he arrives. Uh, unless used to introduce a condition or exception that must be met for something to happen. I will attend the meeting unless it is cancelled. An informal synonym for the word until used to refer to the time up to a certain point. The class goes till 3 p.m. ओके, सो इस तरह से हम until, unless और till का प्रयोग कर सकते हैं. दोस्तों अभी तक हमने कंजक्शंस को यहाँ पर डिस्कस किया. कंजक्शंस में हमने बहुत सारे कंजक्शंस को देखा. अब यहाँ पर हम कंडीशनल सेंटेंसेस को कवर करेंगे. मैंने आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब होता है जब कोई कंडीशन फॉर्म की जाती है. मतलब हम यहाँ पर कंडीशंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे एक सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर कर सकता है, कंडीशन को फॉर्म कर सकता है. ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की. Introduction. Conditional sentences are structures used in language to express a cause and effect relationship between different events or conditions. जब different events और conditions होती हैं तो किस बात का क्या असर पड़ सकता है, हो सकता है, ये conditional sentences होते हैं. दूसरा, कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा इमेजिनेशंस को ध्यान में रखा जाता है क्योंकि ये प्योरली इमेजिनेशन है, ये सिर्फ सोच है. ऐसा हो या ना हो ये नहीं कह सकते. इसलिए यहाँ पर हम इफ क्लॉज का प्रयोग करते हैं, मतलब इफ कंडीशन का, इफ कंजक्शन का प्रयोग करते हैं. These sentences typically consist of two clauses, that is if clause confidential clause कहलाता है and the main clause. Okay? अब देखिए कंडीशंस जो होंगी वो डिफरेंट तरह की हो सकती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा. इसी तरह से हम लोग 3 कंडीशंस को पढ़ते हैं. एक तो होता है टाइप 1 कंडीशन. ओके, एक होती है टाइप 2 कंडीशन, एक होती है टाइप 3 कंडीशन. दोस्तों हम एक और कंडीशन को भी बोलते हैं और वो होती है टाइप 0 कंडीशन. ओके, सो ये कुछ कंडीशंस हमारे पास होती हैं. टाइप 0 कंडीशन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. अब इनमें क्या डिफरेंसेस होता है इनको समझते हैं एक एक करके. सबसे पहले हम आ जाते हैं टाइप 0 कंडीशन पे. टाइप 0 कंडीशन का मतलब है जहां पर कुछ भी इमेजिनेशन नहीं है, जो होता है वो होता है. कुछ चीजें जनरल ट्रूथ होती हैं. जैसे जब सूरज निकलेगा सुबह हो जाएगी, तो ये तो जनरल ट्रूथ है. हमको अच्छे से पता है कि भी सूरज निकला है तो सुबह हो रही है ना, उजाला होगा. तो ये चीज क्या है, जनरल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ को लेकर आती है. तो जब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जनरल ट्रूथ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला बटन ऑन करोगे तो फैन चल जाएगा, अगर आप ये वाला स्विच ऑन करोगे तो फैन चल जाएगा. तो ये कोई भी कंडीशन नहीं है कि ऐसा तभी हुआ इसके होने पर. नहीं, ऐसा कुछ भी इमेजिनेशन नहीं है. इसमें जो होना है वो निश्चित रूप में होना ही है. तो जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो उसको हम टाइप 0 कंडीशन के नाम से जानते हैं. ओके, जनरल ट्रूथ वाली कंडीशन को हम लोग जानते हैं टाइप 0 कंडीशन के नाम से. और टाइप 0 कंडीशन का क्या रूल होता है, इसमें हम सबसे पहले इफ का प्रयोग करते हैं, फिर ये 2 क्लॉज में सेंटेंस बनेगा. दूसरे जो इफ के जस्ट बाद वाला क्लॉज है, मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जस्ट बाद वाला क्लॉज, इसमें हम किसी भी मॉडल का प्रयोग नहीं कर सकते. अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि दोनों में से किसी एक में इमेजिनेशन आनी चाहिए, लेकिन जब बात आती है जनरल ट्रूथ की तब तो हमारे पास सत्य बिल्कुल सामने है और तब हमें इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ओके, सो अब देखिए ये यहाँ पर जो हमारे पास सेंटेंस होगा इसमें फर्स्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, जबकि सेकंड में भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे. ओके, दोनों जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करने का मतलब होता है कि ये एक कंडीशन, 0 टाइप कंडीशन को फॉर्म कर रहा है कि ये हुआ है तो ये तो होगा ही होगा. तो दोनों में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम प्रयोग करेंगे. कोई भी सोचने समझने वाली बात नहीं है, इमेजिनेशन वाली बात नहीं है. अगर ऐसा है तो ऐसा है. Okay, so this is also called type 0 condition. तो देखिए जनरल ट्रूथ के केस में हम लोग दोनों ही जगह पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं. If one steps a balloon, it pops. If I eat dal roti, I am happy. देखिए ये तो हमने पढ़ा जनरल ट्रूथ्स के बारे में. इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में. अब ये हमारी टाइप 1 कंडीशन हो जाती है. देखिए टाइप 1 कंडीशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कार्य ऐसा है जिसका रिजल्ट हमको फ्यूचर में मिलना है, लेकिन उसके लिए मेहनत हम आज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आज आपने मेहनत कर ली तो आपको आप डेफिनेटली सक्सेस कर लेंगे या आप डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे. तो उसके लिए मेहनत आप आज से करेंगे लेकिन उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा. तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाते हैं, इफ के बाद हम सेंटेंस को लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब सब्जेक्ट के साथ
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की फिफ्थ यानी कि एस और ई एस फॉर्म, ओके, जो कि हम टेंसेस में भी कवर किया है। और रिमेनिंग क्लॉज बनता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में, मतलब सब्जेक्ट देन विल और शेल एंड देन साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, इफ आई ईट व्हाइट सॉस पास्ता, अगर मैं व्हाइट सॉस पास्ता खाऊंगी, आई विल बी हैप्पी। इफ आई डू नॉट स्टडी हार्ड, सॉरी, इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल फेल, अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप फेल हो जाओगे। तो ये सेंटेंस बना प्रेजेंट इंडेफिनिट में और ये फ्यूचर में। ओके, अब देखिए फ्यूचर में हमने लिखा यू विल फेल, तो यू विल फेल सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है जो कि रिजल्ट हो सकता है आपकी मेहनत ना करने का। बाकी हो सकता है अगर किसी का नसीब अच्छा हो तो हो सकता है वो वैसे भी पास हो जाए। ओके, क्योंकि फ्यूचर में क्या होना वो प्योरली एक इमेजिनेशन है और इमेजिनेशन को हम मॉडल्स का प्रयोग करके ही लिखते हैं। इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है, ये हमारी टाइप 2 कंडीशन हो जाती है और रिमेनिंग में वुड के साथ इन्फिनेटिव मीनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इफ आई वेंट टू मुंबई आई वुड मीट माई कजन, अगर मैं मुंबई जाती तो मैं अपने कजन से मिलती। इफ आई स्पोक इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश बोलती, आई वुड बी वर्किंग इन कैनेडा। ओके, ऐसे ही टाइप 3 कंडीशन हो जाती है जो इम्पॉसिबल पास्ट कंडीशन। अब देखिए पास्ट में जो हो चुका बीत चुका, अब उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। सपोज कीजिए आप एग्जाम देने गए और आप एग्जाम देकर बाहर आ गए, अब आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। फिर आप आकर पेपर डिस्कस कर रहे हैं कि शायद मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता तो शायद मेरा एग्जाम जल्दी कवर हो गया होता या जल्दी फिनिश हो गया होता। तो ये जो कुछ भी अब नहीं हो सकता, लेकिन वो सब कुछ पास्ट में चला गया, उसकी इमेजिनेशन भी पास्ट की है और जो आपके हाथ में था वो भी पास्ट में ही चला गया, बट अब उनमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता, वो भी सिर्फ एक इमेजिनेशन को ही लेकर आता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम बनाते हैं इफ के बाद पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जो शो करता है कि ये एक ऐसा एक्शन था जो यदि आपने किया होता तो ऐसा हो गया होता, लेकिन ये तब भी एक इमेजिनेशन को ही शो करेगा जो कि पास्ट में हो सकती थी बट हुई नहीं। इफ इट हैड रेन्ड आई वुड हैव गॉट वेट, अगर बारिश हुई होती तो मैं गीली हो गई होती। इफ आई हैड एक्सेप्टेड दैट प्रमोशन, अगर मैंने उस प्रमोशन को एक्सेप्ट कर लिया होता, आई वुड हैव बीन वर्किंग इन लंदन, तो मैं इस वक्त लंदन में वर्क कर रही होती। ओके, अब आ जाते हैं इट इज हाई टाइम। अब देखिए हमारे पास एक फ्रेज आता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। जब भी इस तरह का कोई एक फ्रेज आता है तो हम हमेशा उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपके साथ टेंसेस में भी डिस्कस किया था, एक बार मैं इसको आपके साथ फिर से डिस्कस कर रही हूँ। इट इज हाई टाइम आई रोट अ वर्ड टू माई मदर, इट इज हाई टाइम वी बिगैन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, सो इसके बाद हमें पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग करना होगा। अब हम आ जाते हैं कंजक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ये सब हमने पढ़ा, कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ा, उसके अलावा हमने कंजक्शंस के भी कंसेप्ट्स पढ़े। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आए होंगे। अब हम यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिससे आपके बाकी के जितने भी डाउट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। ओके, सो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अब हम आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हमको डायरेक्शंस गिवन है। रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर इन इट। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। The number corresponding to that part will be your answer. If the given sentence is correct as it is, mark the answer as no error. Ignore the errors of punctuation if any. ओके, सो हमारे पास स्पॉटिंग एरर्स की कुछ क्वेश्चंस होंगे। ये सब स्पॉटिंग एरर्स हैं, हमको इन क्वेश्चंस को करना है। यदि इसमें कोई भी त्रुटि होती है तो हमको बताना है कि वो कौन से पार्ट में है, और जिस भी पार्ट में वो त्रुटि होगी वही पार्ट के कोरिस्पॉन्डिंग जो नंबर लिखा होगा दैट विल बी आवर आंसर। यदि सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा नो एरर। ओके, तो आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। अब दोस्तों अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि आइदर के साथ हम लोग और का ही प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ पर आइदर के साथ उन्होंने एंड का प्रयोग किया है। तो दोस्तों ये जो एंड वर्ड लिखा हुआ है ये गलत है और ये लिखा है सी में। ओके, ए में लिखा है यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज और एंड लिखा है सी में, जो कि गलत है। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा आपका वो सी पार्ट में हो जाएगा। ओके, सो यूज और इन प्लेस ऑफ एंड। ओके, अब देखिए टोटल क्वेश्चंस हमारे 30 होने वाले हैं। सो द सेंटेंस यूजेस द स्ट्रक्चर आइदर और टू प्रेजेंट टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइसेस। इन सच स्ट्रक्चर्स आइदर इंट्रोड्यूसेस द फर्स्ट ऑप्शन एंड और इंट्रोड्यूसेस द सेकंड ऑप्शन। देयरफॉर द करेक्ट यूसेज शुड बी you must either be regular with your studies or study for a longer period before the examination.
नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। अब देखिए नो सूनर के साथ पेयर में देन का प्रयोग होता है, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी हम नो सूनर का प्रयोग करते हैं तो हमको रूल ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करना है, मतलब हम हैड का प्रयोग पहले करेंगे और आई का बाद में। तो ये जो एरर होगा वो आपका बी पार्ट में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूल ऑफ इन्वर्जन को फॉलो नहीं किया गया है। इट शुड बी हैड आई स्पोकन। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस शुड बी नो सूनर हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट। अब नो सूनर के साथ पेयर में देन का ही प्रयोग करना है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो रूल ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करेगा। आई हैड की जगह हम लोग हैड आई स्पोकन का प्रयोग करेंगे। When using no sooner, hardly, scarcely, or barely to indicate that one event happens immediately after another, the correct word order is to invert the subject and the auxiliary verb. Therefore, I had spoken should be inverted to had I spoken in order to maintain the proper grammar. No sooner had I spoken than he left should be the correct sentence. Okay? चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइदर के साथ हम पेयर में और का प्रयोग करते हैं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि प्रयोग हुआ हुआ है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी हम आइदर और का प्रयोग करेंगे, नाइदर नॉर का प्रयोग करेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे, तब हमको इनकी जो पोजीशन है उसका खास ध्यान रखना होगा। आइदर और नाइदर नॉर दोनों में ही चॉइस का प्रयोग किया जाता है। ये जो शब्द है आइदर और, ये जो पेयर है, ये हमेशा इन दो चॉइसेस से पहले ही होना चाहिए। मतलब जब हमारे पास टू चॉइसेस हैं, फर्स्ट चॉइस एंड द सेकंड चॉइस, उनके लिए हम आइदर और का प्रयोग कर रहे हैं, तो आइदर को हम फर्स्ट चॉइस से पहले प्लेस करेंगे और को सेकंड चॉइस से पहले। यहाँ पर जो फर्स्ट चॉइस है वो क्या है कि या तो आप मुझे पूरी स्टोरी सुना दो, तो फर्स्ट चॉइस क्या है, द होल स्टोरी। ओके, और दूसरी क्या है, एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो देखिए जो सेकंड चॉइस है उससे पहले हमने और का प्रयोग किया है, लेकिन क्या द होल स्टोरी से पहले हमने आइदर का प्रयोग किया? नहीं, यहाँ पर हमने आइदर का प्रयोग किया टेल मी से पहले। टेल मी आपके पास ऑप्शन में नहीं है, बताना तो आपको है ही, सुनानी तो आपको है ही, चाहे थोड़ी सुनाओ चाहे पूरी सुनाओ, ठीक है। तो आपके पास चॉइस में क्या है, थोड़ी या पूरी, लेकिन टेल मी आपके पास ऑप्शन में नहीं है। तो ये जो आइदर की पोजीशन है वो टेल मी के बाद होनी चाहिए। तो जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो आपके पास जो एरर हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, ए पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर आइदर की पोजीशन गलत है, जो कि टेल मी के बाद होनी चाहिए। ओके, so the answer should be A. You must tell me either should be used. When using either or, the position of either or matters. Each should precede the choices. दोनों को choices से पहले ही place किया जाना चाहिए। The corrected sentence would be, you must tell me either the whole story or at least the first half of it. या तो आप मुझे पूरी स्टोरी सुनाइए या कम से कम उसका जो फर्स्ट हाफ है, मतलब पहला आधा हिस्सा है, वो सुना दीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड्स not only on what papers you have selected but on how you have written them. ओके, अब देखिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों चॉइसेस को शो करते हैं, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो को दोनों को चॉइसेस से पहले लिखा जाना चाहिए, साथ ही साथ पेयर होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑल्सो ऑन। सो जो एरर होगा वो सी पार्ट में हो जाएगा, बट ऑल्सो का प्रयोग किया जाएगा, सो सी पार्ट में एरर होगा, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो शुड बी द करेक्ट पेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि हम स्कार्सली, हार्डली या बेयरली का प्रयोग करते हैं तो उनके साथ हम पेयर में व्हेन का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ रूल ऑफ इन्वर्जन। रूल ऑफ इन्वर्जन को यहाँ पर फॉलो किया गया है, लेकिन हमें स्कार्सली के साथ व्हेन का प्रयोग करना है, ना कि देन का। तो एरर हो जाता है आपका बी पार्ट में, देन की जगह हम लोग व्हेन का प्रयोग करेंगे। Okay, so the error will be in part B, then should be replaced with when. The phrase scarcely had when is a correlative conjunction that requires a paired structure to convey the contrast meaning. It indicates that one event happened immediately after another. Therefore, the conjunction then is incorrect here, and it should be replaced with when to maintain proper grammar and clarity in the sentence. चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर।
द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। अब मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में यदि ये वर्ड रिटन हो, मेंशन हो, रीजन, ये वर्ड एज इट इज लिखा है, तो रीजन के साथ हम कभी भी बिकॉज, ड्यू टू इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बिकॉज को हटाकर हम यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे। ओके, यदि सेंटेंस में, याद रखिए, रीजन जैसा शब्द एज इट इज मेंशन्ड है, रीजन का मतलब होता है कारण। अब देखिए, इसका कारण यह है कि, तो आप की लिखेंगे, क्योंकि नहीं लिखेंगे। आप खुद सोचिए, हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसका कारण यह है कि, या इसका कारण यह है क्योंकि? ऑब्वियसली इसका कारण यह है कि, इसलिए हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि का नहीं, बिकॉज का नहीं। ओके, सो एरर हो जाता है आपका सी पार्ट में, और आंसर शुड बी सी, बिकॉज शुड बी रिप्लेस्ड विद दैट। In formal writing and speaking, it is considered redundant to use both reason, why, because together. They essentially convey the same meaning. To improve clarity and reduce redundancy, because should be replaced with that. This revision maintains the coherence of the sentence while adhering to standard grammatical conventions. Okay, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। Scarcely did I reach the airport, nervous and tense, then the plane took off, leaving me stranded in alien place. फिर से वही, did I reach the airport, यहाँ पर नर्वस एंड टेंस, देन द प्लेन टुक ऑफ। अब यहाँ पर ये देन वर्ड का प्रयोग किया गया, जबकि स्कार्सली के साथ हमें व्हेन का प्रयोग करना है। तो बिल्कुल सेम यही एरर हो जाएगा जो हमने पहले भी कवर किया, बी पार्ट में एरर होगा। यहाँ पर देन की जगह हम लोग व्हेन का प्रयोग करेंगे। The phrase scarcely did when is correlative conjunction that is used to express that one event occurred immediately after another. The conjunction then is incorrect here. It should be replaced with when to properly connect the two clauses in a grammatically correct manner. This correction ensures that the sentence flows logically and is clear to the reader. Now, question number 8. No sooner had the hockey match started when it began to rain. Again, same condition. No sooner के साथ हम लोग then का प्रयोग करेंगे, ना कि when का. So यहाँ पर हम THAN then का प्रयोग करेंगे. When B वाले पार्ट में एरर हो जाएगा. ओके, when की जगह हमें लोगों को then का प्रयोग करना है, और याद रखिएगा it should be THAN then, THEN then भी यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. A lot of form filling is just red tape. And sometimes the forms are so complicated that people can neither make head or tail from them. अब देखिए, neither के साथ हम लोग पेयर में nor का प्रयोग करते हैं, ना कि और का। तो यहाँ पर और की जगह nor का प्रयोग होना चाहिए, और ये एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में। सो neither के साथ हम लोग nor का प्रयोग करेंगे, had nor tail of. Okay, the correct idiom is make head nor tail of, not make head or tail from. This phrase means to be unable to understand something at all or to make any sense of it. Also, neither के साथ हम लोग nor का प्रयोग करते हैं, ना कि और का। Okay. Next question is question number 10. Unless you do not give the keys of the safe, you will be shot. Okay. अब देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ, जब तक आप चाबी नहीं दोगे, जब तक आपको गोली मार दी जाएगी। ओके, तो ये तो थोड़ा सा अजीब हो गया है ना। यहाँ पर ये जो अनलेस वर्ड है, ये गलत हो गया। अब आप कहो कि भाई अनलेस के साथ नॉट वर्ड गलत है, नहीं, यहाँ पर जो वर्ड है अनलेस वही गलत है। आप खुद सोचो, अनलेस का मतलब होता है जब तक आप ऐसा नहीं करोगे। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई जब तक आप चाबी नहीं दोगे, जब तक आप मारे जाओगे। ये तो थोड़ा अजीब सा हो गया, है ना। अब यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि इफ यू डू नॉट गिव द कीज यू विल बी शॉट। ओके, अगर आपने चाबी नहीं दी तो आप मारे जाओगे। ओके, सो अनलेस की जगह पर हम लोग इफ का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर एरर जो हो जाएगा वो आपका ए पार्ट में होगा। सो आप सिर्फ और सिर्फ ये मत देखिए कि इसके साथ क्या पेयर यूज होगा, आपको ये भी देखना जरूरी है कि सेंटेंस में जो कंजक्शन का प्रयोग किया गया है, क्या वो कंजक्शन सही भी है या नहीं। तो यहाँ पर जो एरर होगा वो आपका ए पार्ट में होगा फ्रेंड्स। अनलेस यू गिव, unless you do not give creates a double negative which can be confusing. It should not be unless, because the word unless is not correct over here. It should be if you do not give. Okay, it should be if you do not give. If you do not give. Okay. So यही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। द करेक्ट स्ट्रक्चर इज टू यूज अनलेस फॉलोड बाय एन अफर्मेटिव फॉर्म, वर्ब फॉर्म, इंडिकेटिंग व्हाट एक्शन इज नेसेसरी टू अवॉइड द कॉन्सिक्वेंट स्टेटेड आफ्टरवर्ड। हालांकि ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा है स्टेटमेंट। आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर अनलेस वर्ड जो होता है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर इफ का प्रयोग होना चाहिए।
ना ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। अब वही कि देखिए तक टिल जो है वो टाइम पर डिपेंड करता है, जबकि एंड ऑफ द स्ट्रीट की बात कर रहे हैं तो टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट होगा, ना कि टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। सो यहाँ पर बी का प्रयोग, बी में एरर होगा। टिल एंड अनटिल आर ऑफन यूज्ड इनफॉर्मली टू मीन अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम or up to a certain place. However, in formal writing, to is typically preferred to denote movement towards place or the end point. Okay, so here the word to should be used in place of till. Three conditions critical for growing plants are soil, temperature, केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। अब देखिए एक तो सॉइल है, एक टेम्परेचर है, फिर केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। सो ये दोनों एक है, लेकिन यहाँ पर दोनों को इनके साथ ज्वाइन किया गया, तो हम यहाँ पर एंड का प्रयोग करेंगे। ओके, इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए। सो सी पार्ट में एरर हो जाएगा, ये हो जाएगा the original sentence lists four elements: soil, temperature, chemical balance and amount of moisture, as if they are all separate conditions. However, chemical balance or amount of moisture should be considered as one condition, not two separate conditions. To clarify this, the sentence should either list them as separate conditions: soil temperature, chemical balance or amount of moisture, or combine chemical balance and amount of moisture into one condition. So it should be like soil temperature and chemical balance or amount or moisture amount. Okay. Until the word lasts, the earth will go round the sun. Okay. सो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, कोई भी एरर सेंटेंस में नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये धरती रहेगी या जब तक कभी अंत आएगा, जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती रहेगी, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। जनरल ट्रूथ है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 14। एज सुन एज द लायन सॉ द डियर ही बिगैन टू रन आफ्टर इट। जैसे ही लायन ने डियर को देखा, वो उसके पीछे भागने लगा। ये भी सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होगा, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हर डिसेबिलिटी। उसकी डिसेबिलिटी के बावजूद भी वह उसको प्यार करता था। तो यहाँ पर डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, इंस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो एरर हो जाता है आपका सी पार्ट में, जहां पर आप सिर्फ डिस्पाइट का प्रयोग करेंगे, ऑफ को वहां से रिमूव कर देंगे। ओके, so therefore removing off corrects the idiom to its proper form, maintaining clarity and correctness in the sentence. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही वोर द सी बेल्ट, सॉरी ही वोर सीट बेल्ट। अब देखिए, नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिस, अब दोनों के बीच में हम लोग देन का प्रयोग करेंगे, तो ये एरर हो जाता है आपका ए पार्ट में। ओके, यहाँ पर जो सेंटेंस गलत होगा, नो सूनर के साथ हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। अब देन तो यहाँ पर है नहीं। फिलहाल एक चीज और भी है यहाँ पर कि एज सुन एज का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ना कि नो सूनर का, क्योंकि जैसे ही उसने पुलिसमैन को देखा, उसने सीट बेल्ट पहन ली। तो ये एक सिंपल सेंटेंस हो जाता है, यहाँ पर पेयर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग एज सुन एज का प्रयोग कर लेंगे। एज सुन एज ही सॉ द ट्रैफिक पुलिसमैन, सो ए पार्ट में एरर हो जाएगा, एज सुन एज ही सॉ। ओके, एज सुन एज ही सॉ। सो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ओके, क्योंकि अगर मुझे देन लगाना है तो फिर ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि बी में एरर होगा कि सी में एरर होगा। ओके, सो यहाँ पर जो एरर होगा वो आपका ए पार्ट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम। इसमें भी कोई एरर नहीं होगा, वो चला जैसे कि मानो अर्थ उसी की हो। तो जब भी एज इफ आता है तो हम सेंटेंस में जो वर्ब होती है उसको हमेशा पास्ट प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, जो कि बिलोंग्ड है, बिल्कुल सही है। तो ये सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होगा, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। नो सूनर दे हैड रिसीव्ड द गेस्ट्स देन दे बिगैन एंटरटेनिंग देम। अब यहाँ पर रूल ऑफ इन्वर्जन को फॉलो किया जाना चाहिए, तो दे हैड की जगह हैड दे हो जाएगा। सो एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में। ओके, सो डिड द रिसीव और हैड दे रिसीव्ड हो जाएगा। Okay, the correct structure after no sooner requires inversion of the subject and the auxiliary verb, or the word use of had plus subject plus past participle. This follows the typical pattern used with correlative conjunctions like no sooner and then to indicate one event happened immediately after the another. क्वेश्चन नंबर 19। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम द स्टूडेंट्स कॉट अप। अब देखिए, जैसे ही टीचर एंटर हुई, सब स्टूडेंट्स खड़े हो गए, तो हमें यहाँ पर देन का प्रयोग करना होगा। तो ये जो एरर होगा आपका वो हो जाएगा सी पार्ट में, देन द स्टूडेंट्स कॉट अप हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं. इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड. एल्स के साथ हम लोग पेयर में बट का प्रयोग करते हैं, ना कि देन का. तो जो एरर आपका सी पार्ट में होगा, देन की जगह हमें बट का प्रयोग करना होगा. द फ्रेज नथिंग एल्स बट इज यूज्ड टू एम्फसाइज दैट समथिंग इज solely or exclusively a particular thing. It is a fixed expression that means there is no alternative explanation or reason except for one stand. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 आ जाता है. इट वॉज फॉर्चुनेट ऑल ऑफ द inmates escaped from the blazing fire. अब देखिए यहाँ पर all of that, it was fortunate that एक स्ट्रक्चर है दूसरे स्ट्रक्चर को कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ पर हम that का प्रयोग करेंगे. तो एरर हो जाता है बी पार्ट में, जहां पर पहले that का प्रयोग होना जरूरी है. The word fortunate typically requires a clause following it to specify what was fortunate. In that case, the sentence needs a noun clause that all inmates escaped to complete the meaning correctly. The word that introduces a dependent clause that acts as the subject complement of the fortunate. क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं. गैलीलियो प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. बिल्कुल सेंटेंस ठीक है, कोई भी इसमें एरर नहीं होगा. यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसमें कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 23, काइंडली कंफर्म बाय लेटर एंड टेलीफोन that you will be able to attend the interview. अब देखिए कंफर्म करना है किससे, लेटर से और टेलीफोन से, या तो लेटर से या टेलीफोन से. तो यहाँ पर चॉइस आ रही है, चॉइस है तो आप एंड का ना प्रयोग करके और का प्रयोग करेंगे, तो एरर हो जाएगा आपका ए पार्ट में. Okay, because it is a choice, so here and should be replaced by or. The original sentence suggests that the confirmation should be done using both letter and telephone. However, in English, when presenting options or alternatives, the conjunction or is used to indicate choice between two or more possibilities. Therefore, replacing and with or clarifies that the confirmation can be done either by letter or telephone, giving the recipient flexibility in how they confirm their attendance. This correction improves the clarity and accuracy of the sentence. Next question is question number 24. Riding across the battlefield, the famous Bhishma saw a large number of dead warriors. अब देखिए बैटलफील्ड में राइड करते वक्त भीष्म ने देखा कि बहुत सारे डेड वॉरियर्स थे. इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होगा, so there should be no error in this sentence. Question number 25. No sooner did I finish my speech, I was subjected to a barrage of questions. So no sooner did I finish, so यहाँ पर हम then का प्रयोग करेंगे साथ में. Okay, so B में error हो जाएगा यहाँ पर. No sooner did I finish my speech, then I was subjected. Okay. क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं. स्कार्सली एट द सर्वेंट फिनिश वॉशिंग द कार देन. अब स्कार्सली के साथ हम लोग देन की जगह वेन का प्रयोग करते हैं, एरर हो जाएगा बी पार्ट में. ओके, देन की जगह वेन का प्रयोग होगा. ओके, इधर देन की जगह वेन का प्रयोग होना चाहिए. ओके. Question number 27. Owing the heavy rain in the middle of the match was cancelled. So यहाँ पर owing to the heavy rain होगा. owing के साथ हम लोग to का प्रयोग करते हैं रीजन को बताने के लिए. Okay. So it should be due to the heavy rain, owing to the heavy rain, or because of the heavy rain. Question number 28. The reason why Pakistan has not been able to build up its trade is due to, again जब word reason mention हुआ as it is, तो उसके साथ due to का नहीं बल्कि that का प्रयोग किया जाता है, तो error हो जाता है आपका B part में. Okay. Then 29. No sooner I had spoken to him then he left the class. So I had की जगह had I का प्रयोग करेंगे, A part में error हो जाएगा. ये मैं आपको पहले भी explain कर चुकी हूँ. लास्ट क्वेश्चन नंबर 30. ही डाउट्स वेदर यू विल पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर और नॉट. मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह की कंडीशन होती है कि होगा या नहीं होगा, इस तरह की केस में हम लोग वेदर का प्रयोग करते हैं. या डाउट है तो सेंटेंस होगा, अगर अफर्मेटिव है तो वेदर इफ का प्रयोग किया जाएगा, और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो दैट का प्रयोग होगा. लेकिन जब यहाँ पर वेदर आ गया और डाउट भी आ गया तो हम और नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे. तो या तो आप डाउट का प्रयोग करो या तो और नॉट का प्रयोग करो. तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा आपका वो और नॉट में होगा, मतलब और नॉट आप वहां पर नहीं लगा सकते. ओके, जब डाउट आ रहा है तो डाउट के साथ आप और नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 30, जहां पर आप डाउट अगर लिखा हुआ है तो और नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे. ओके, सो ये पूरे हमारे 30 क्वेश्चंस थे अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंजक्शन एंड द कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें हमने पूरी थ्योरी को कवर किया, कंडीशनल सेंटेंसेस को भी समझा, कंजक्शन को भी समझा. उम्मीद है कि ये पूरा चैप्टर आपको कवर हुआ होगा, समझ में आया होगा. कोई भी डाउट्स हो तो आप अपने इस सेशन में पूछ सकते हैं. ओके, तो ऐसे ही और भी चैप्टर्स को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ. जब तक के लिए थैंक्स टू यू.